क्या है, डिक्रीज लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट है। तो इसका मतलब टेस्ट क्या हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। टेस्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, और टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। आगे समझ में, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन इसका मतलब क्या होगा, पर्सन को सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है। सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी को ही हमने क्या बोला था, हाँ, डिस्ट्रेस ड्रॉप। तो इसका मतलब पता चल गया बबल्स है कि नहीं है, वेरी गुड। किस में पता चला ये हमने, एंटीनेटल टेस्ट में। अब एंटीनेटल टेस्ट में मतलब ये इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर होगा। आगे समझ में, तो इसका मतलब फिर मदर को क्या करेंगे, फिर अपन यहाँ पर स्टीरॉयड हार्मोन देंगे। क्यों देंगे स्टीरॉयड हार्मोन, ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जो सर्फेक्टेंट बनते हैं किसके अंदर, अब देखो कैसे, अब आपको बहुत कुछ याद आएगा। यानी लंग्स के अंदर क्या बनते हैं, सर्फेक्टेंट बनते हैं। सर्फेक्टेंट लंग्स के अंदर क्यों बनते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन इनको स्टिमुलेट करता है। स्टीरॉयड हार्मोन कौन होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, जो किसके अंदर, बॉडी के अंदर ही क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फॉर्मेशन होता है। जैसे थायराइड हार्मोन वगैरह जो स्टीरॉयड कंटेनिंग होते हैं, जैसे कि एडिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं स्टीरॉयड्स, वो सारे के सारे क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अब अगर नहीं है मदर के अंदर, तो जब नहीं है तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, स्टीरॉयड हार्मोन दे दिया। स्टीरॉयड हार्मोन दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टिमुलेशन हो गया। तो इसका मतलब इनका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एंटीनेटल पीरियड में। इसका मतलब इसको देते हैं 28 वीक पर। कब देते हैं, 28 वीक पर देते हैं मदर को, या फिर 34 वीक पर दे सकते हैं। लेकिन इतना याद रखना है आपने कि ये डिलीवरी से 48 आवर्स पहले देने हैं, डिलीवरी से 48 आवर्स पहले देने हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया बबल टेस्ट किसके लिए, एंटीनेटल के अंदर। अब देखो कैसे स्टीरॉयड काम करता है, ये आप याद रख लेना। जब कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है उस पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट को या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट को मोस्ट कॉमन ड्रग दी जाती है स्टीरॉयड ड्रग। कौन सी दी जाती है, स्टीरॉयड ड्रग। आपने देखा इसको डेक्सामेथासोन दे दो, हाइड्रोकोर्टिसोन दे दो। आगे समझ में, तो ये ड्रग्स रेस्पिरेटरी में क्यों दी जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, फिर उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देती है, लंग्स को एक्सपांड करती है। आगे समझ में, तो जनरली जब ट्रीटमेंट आप नॉर्मल पढ़ोगे, टीबी के पेशेंट के अंदर, सीओपीडी के पेशेंट के अंदर, किसी के अंदर, तो वहां पर भी स्टीरॉयड दिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को। बाकी जनरली हम स्टीरॉयड देना हमेशा क्या करते हैं, सबसे लास्ट में प्रीफर करते हैं। लेकिन ये ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसमें सबसे फर्स्ट प्रीफर करते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करता है, जो स्टीरॉयड्स होते हैं वो इसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। वेरी गुड, समझ में आ गया इतना। अब देखो किसकी बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, पोस्ट नेटल डायग्नोसिस की। किसकी करेंगे, पोस्ट नेटल डायग्नोसिस। जो पोस्ट नेटल डायग्नोसिस की बात करेंगे तो इसके अंदर हमने पहला तो क्या देखा था, सेक टेस्ट ही देखा था। क्या देखा था, सेक टेस्ट। तो सेक टेस्ट में याद रखोगे। अब देखो, यानी कि जब पोस्ट नेटल होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से लाएंगे, होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। और यहाँ पर अपने क्या लेना है, गैस्ट्रिक कंटेंट लेने हैं। क्या लेने हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट। क्लियर, बाकी एज इट इज होगा। 0.5 ml गैस्ट्रिक कंटेंट, 0.5 ml NS, 1 ml एथेनॉल। सेक करेंगे वेल, कैप्ट रखेंगे 15 मिनट के लिए। पॉजिटिव बबल टेस्ट मतलब नॉर्मल है, अगर क्या है नेगेटिव है, बबल्स एब्सेंट है, तो टेस्ट कैसा है, फिर पॉजिटिव है। क्लियर आ गया समझ में। तो इससे ये हो गया पोस्ट नेटल में सेक टेस्ट। वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखिए पोस्ट नेटल में नेक्स्ट टेस्ट हमने पढ़ा था, दैट इज दी एबीजी। क्या पढ़ा था, एबीजी। अब एबीजी क्यों जानते हैं, क्योंकि ये आपको अच्छे से पता है कि मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है पर्सन को, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया। क्या होता है, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया। इसका मतलब है एयर प्रॉपर जा रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। किसके अंदर नहीं जा रहा है, ये ब्लड के अंदर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से क्या, डिक्रीज परफ्यूजन। परफ्यूजन प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आगे समझ में, तो परफ्यूजन डिक्रीज होने की वजह से पर्सन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, ईबीजी करेंगे तो देखिएगा पीएच, तो पीएच क्या मिलेगी, फिर डिक्रीज मिलेगी। पीएच क्या मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी। नॉर्मली कितनी होती है, 7.35 टू 7.45। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इससे डिक्रीज हो जाएगी। तो पर्सन के अंदर क्या होगा, फिर एसिडोसिस होगा। क्या होगा, एसिडोसिस। अब ये क्यों होता है वो अभी आपको बताऊंगा मैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे। देखिए पीएच के बाद में किसकी बात करेंगे अपन, PaCO2 की। किसकी बात करेंगे, PaCO2। PaCO2 क्या होगा, फिर जब जाएगा नहीं, O2 तो जा नहीं रहा है, एक्सचेंज हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब लगातार वो जो सेल है वो मेटाबॉलिज्म करेगी। जब सेल मेटाबॉलिज्म करेगी तो उसके अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस होगा तो एंड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। तो CO2 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो लगातार CO2 बनता रहेगा, लगातार CO2 बनता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, फिर CO2 एक्यूमुलेट होने लगेगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर सिस्टमेटिकली। तो इसका मतलब CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल कितना होता है आपको पता है, 35 से
45 mmHg इतना होता है PaCO2, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, PaO2 की। किसकी बात करते हैं, PaO2 की। जब PaO2 की बात करेंगे तो ऑक्सीजन तो जा ही नहीं रहा है, तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा क्या, ऑक्सीजन का नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये क्या मिलेगा फिर, डिक्रीज PO2 प्रेशर। और नॉर्मली कितना होता है PO2 का प्रेशर 95, कितना होता है 95 mmHg, तो इसका मतलब इसका लेवल क्या हो जाएगा फिर, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए SCO3, और क्या देखते हैं इसके अंदर, SCO3 बाइकार्बोनेट, क्या देखते हैं बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट का लेवल अब क्या होगा फिर, एसिडोसिस हो रहा है, किसकी कंडीशन हो रही है, एसिडोसिस की, तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो जाएगा फिर, इंक्रीज हो गया डिक्रीज, इंक्रीज हो गया। जब इंक्रीज होगा तो आप बताइए, इसका मतलब ये एल्कोलिसिस करते हैं इंक्रीज लेवल, तो एल्कोलिसिस करेंगे इधर क्या हो रहा है, एसिडोसिस, तो इसका मतलब कंपेंसेट हो गया, तो ये हो नहीं चाहिए थी, लेकिन इसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका लेवल भी डिक्रीज हो गया, ये ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो गया, बाइकार्बोनेट का बढ़ गया, पीएच डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब इससे पता चल रहा है क्लियर कट के पेशेंट को क्या मिलेगा फिर, मेटाबॉलिक, क्या मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्या मिलता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर बेबी को क्या मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। ये हो गया क्या, ईबीजी एनालिसिस से पता चल जाएगा हमको, सेक टेस्ट से पता चल गया, एबीजी एनालिसिस से पता चल गया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगा पोस्टनेटल में, दैट इज दी एक्सरे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक्सरे। किसका करेंगे, चेस्ट का। किसका बात करते हैं, चेस्ट एक्सरे की। जब चेस्ट एक्सरे की बात करेंगे तो इसका मतलब चेस्ट एक्सरे के अंदर मिलेगा ग्राउंड ग्लास मॉटल्ड अपीयरेंस, क्या मिलता है, याद रखना, ग्राउंड ग्लास मॉटल्ड अपीयरेंस। ग्राउंड ग्लास मॉटल्ड अपीयरेंस का मतलब है यानी कि व्हाइट कलर का लंग्स के चारों तरफ क्या हो जाता है, अपीयरेंस हो जाता है। जैसे गाड़ी का जो कांच होता है ना, उसको अगर फोड़ दिया जाता है तो आपको पता है किस तरीके के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, इस तरीके के वाइट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ग्राउंड्स अपीयरेंस होता है लंग्स के चारों तरफ, बहुत लंग्स में। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे पर्सन को क्या है, ARDS। और ARDS भी किस स्टेज में आ चुका है, लास्ट स्टेज में। लास्ट स्टेज का मतलब है हाइलेन मेम्ब्रेन डिसीज हो चुकी है, और हाइलेन मेम्ब्रेन डिसीज का मतलब है फाइब्रोटिक लंग्स हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं, फाइब्रोटिक लंग्स। आगे समझ में, तो इसका मतलब है लास्ट स्टेज में एक्सरे कराएंगे तो कैसे दिखेगा अपीयरेंस, चारों तरफ से वाइट कलर का एक्सरे आएगा लंग्स का, और चारों तरफ से वाइट कलर का अपीयरेंस होगा, उसको बोलेंगे ग्राउंड ग्लास मॉटल्ड अपीयरेंस। याद रखना GGMA, क्या बोलते हैं इसको, GGMA का मतलब होता है ग्राउंड ग्लास मॉटल्ड अपीयरेंस। GGMA अपीयरेंस, GGMA अपीयरेंस। लास्ट स्टेज को बताएगा, हाइलेन मेम्ब्रेन डिसीज को बताएगा। इतनी बात याद रखोगे, वेरी गुड। ये सारा का सारा हमने क्या पढ़ा है, डायग्नोसिस पढ़ा है, दोनों ही एंटीनेटल भी कंप्लीट किए, हमने पोस्टनेटल भी कंप्लीट कर लिए। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज दी पैथोफिजियोलॉजी। किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके की डिसीज कंडीशन बनती है इसके अंदर। तो देखिए नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, दैट इज दी पैथोफिजियोलॉजी विद स्टेजेस। स्टेज भी यहीं पर डिस्कस कर लेंगे और पैथोफिजियोलॉजी भी यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए स्टार्ट करेंगे, यानी कि देखिए क्या कहाँ से होगा, ये डिक्रीज लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का लेवल क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। जब सर्फेक्टेंट का लेवल डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज साइज ऑफ लंग्स। लंग्स का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। जब लंग्स का साइज डिक्रीज होगा तो डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब इंस्पायर्ड एयर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो आप मुझे बताओ क्या जाएगा क्या ऑक्सीजन ब्लड के पास में, तो इसका मतलब इसकी वजह से क्या होगा, फिर हाइपोक्सिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। जब हाइपोक्सिया होगा तो लगातार क्या होगा, फिर डिमांड इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, हाइपोक्सिया हो गया तो इंक्रीज डिमांड ऑफ O2
भाई हाइपोक्सिया हो रहा है तो जो टिश्यू है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन भेजो, तो ऑक्सीजन लगातार किसको जाएगा, ब्रेन को, हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस वहां से क्या करेगा, फिर डिमांड इंक्रीज होने को, सप्लाई पूरी करने की कोशिश करेगा, तो डिमांड इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से फिर क्या मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्या मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या फिर लेबर्ड ब्रीथ मिलेगा। क्या मिलेगा, लेबर्ड ब्रीथ। और लेबर्ड ब्रीथ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा तो फिर गिफ्ट सी दिखेंगे हमें, ग्रंटिंग साउंड आएगी। आगे समझ में। दूसरा क्या होगा, साइनोसिस हो जाएगा पर्सन को जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो। और क्या होगा, टेकिपीनिया हो जाएगा। और क्या होगा पर्सन को, रिट्रैक्शन, यानी कि यहां से बच्चे को देखेंगे तो पता चलेगा इंटरकोस्टल स्पेस है, उसके अंदर क्या हो रहा है, यानी कि उसके अंदर रिट्रैक्शन हो रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेबर्ड ब्रीथ कर रहा है, कोशिश कर रहा है सांस लेने की, फिर भी क्या नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है उसको, तो इसी को बोले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और लेबर्ड ब्रीथ। ये सारी कंडीशन होगी किसकी वजह से, डिक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, अब इंक्रीज डिमांड और हाइपोक्सिया की वजह से। अब देखिए ये कंडीशन हो गई, लेबर्ड ब्रीथ हो गया, लगातार डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब जब डिमांड बढ़ रही है और लेबर्ड काम कर रहा है तो इसका मतलब और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन सप्लाई होगी नहीं और डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी। जब डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब देखिए फिर क्या होगा, फिर कंडीशन यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाएगा। अब क्या होने लग जाएगा, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन तो होगा नहीं, डिमांड लगातार बढ़ेगा तो फिर क्या मिलेगा पर्सन को, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो आपको पता है अच्छे से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, CO2, लेकिन आप CO2 ऑक्सीजन होगा तब ना, जब तो ऑक्सीजन है ही नहीं, क्या बन रहा है, CO2 को यूज किया जा रहा है। अनएरोबिक का मतलब है जहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंट में हो रहा है तो इसका मतलब CO2 तो यहाँ पे यूज होगा, तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। समझ गए आगे, वेरी गुड। और जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो आपको पता है बॉडी के अंदर क्या बढ़ेगा, एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तब लैक्टिक एसिड बढ़ेगा बॉडी के अंदर, तो फिर बॉडी कैसी हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आगे समझ में, इस तरीके से बॉडी के अंदर होता है, जो एबीजी के अंदर है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। देखिए अब बात करेंगे अपन स्टेज की। तो टोटल कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है। कितनी होती है, 3 स्टेज होती है। ARDS की स्टेज की बात करते हैं तो याद रखना 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट वन होगी दैट इज दी एक्सुडेटिव स्टेज। कौन सी होती है, एक्सुडेटिव स्टेज। नेक्स्ट होगी दैट इज दी प्रोलिफरेटिव। कैसी होती है, प्रोलिफरेटिव स्टेज। इसी को बोलते हैं अपन रिकवरी स्टेज। क्या बोलते हैं, रिकवरी स्टेज। और सबसे लास्ट होगी दैट इज दी फाइब्रोटिक हाइलेन मेम्ब्रेन डिसीज। क्लियर। तो सबसे कितनी स्टेज है टोटल, 3। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, वेरी गुड। अब देखो क्या कंडीशन होगी, एक्सुडेटिव है, फर्स्ट है, इनिशियल स्टेज है। कौन सी है ये, इनिशियल। इसके अंदर क्या होता है, देखो अब हमने इतना देखा, सरफेक्टेंट डिक्रीज हो जाते हैं, लंग्स एक्सपांड नहीं हो पाते हैं, तो लंग्स का फिर क्या होगा, एक्सपांड नहीं होगा तो फ्लूइड भी बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि क्या नहीं होता है, प्रॉपर लंग्स का जो म्यूकोसिलियरी सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। जब म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर जो होता है, जो म्यूकोसिलियरी एक्सेलेटर वर्क नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो सीक्रेशन है वो बाहर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर कलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। तो इसका मतलब अब एल्वुलाई के अंदर क्या होगा, फ्लूइड कलेक्शन होने लगेगा। जब फ्लूइड कलेक्शन होगा तो इसका मतलब एल्वुलाई से ग्रंटिंग साउंड आएगी। कैसी साउंड आएगी, ग्रंटिंग साउंड आएगी। तो इसके अंदर होता है एक्सुडेटिव, इसीलिए एक्सुडेटिव में होता है इन्फ्लेमेशन, कलेक्शन होना। तो जब वहां पर फ्लूइड रह जाएगा एल्वुलाई के अंदर, तो एल्वुलाई कैसी है, एल्वुलाई को क्या बोलते हैं, एयर सैक। अब एयर सैक ना होकर के कैसा हो गया, फ्लूइड सैक। तो वहां पे फ्लूइड होगा तो आप बताओ, जब फ्लूइड बढ़ चुका है एयर की जगह तो एक्सचेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या मिलेगा फिर पर्सन को, ARDS मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा कैसा बैग होता है, ये वेस्कुलर बैग होता है। वेस्कुलर बैग है मतलब वेसल्स आ रही है ब्लड लेकर के, वहां पे ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, वहां पर क्या मिल रहा है, फ्लूइड। तो इसका मतलब प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा रेस्पिरेटरी में। तो ये होता है इनिशियल स्टेज, इस तरीके से डेवलप होता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आएगा दैट इज दी प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव में होता है रिकवरी स्टेज। रिकवरी का मतलब इस फ्लूइड वगैरह को हम क्या करेंगे, आउट करेंगे, या फिर लंग्स वर्क करके इसको आउट कर देगा तो फिर क्या होगा, रिकवर होने लगेगा। तो प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है डिवीजन। क्या होगा, डिवीजन। तो इसका मतलब इसके अंदर टाइप 2 सेल का डिवीजन होगा। कौन से को, टाइप 2। और टाइप 2 सेल जब डिवीजन होंगे
तो फिर क्या निकलेंगे, सर्फेक्टेंट निकलेंगे। क्या निकलेंगे, सर्फेक्टेंट। और सर्फेक्टेंट निकलेंगे तो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से तो प्रॉब्लम थी, तो सर्फेक्टेंट बढ़ेंगे। जब सर्फेक्टेंट बढ़ेंगे तो इसका मतलब लंग्स क्या होगा, एक्सपांड होगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होगी तो लंग्स क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। आगे समझ में। या तो ये होगा, अगर ये नहीं हुआ, प्रोलिफरेटिव कंडीशन नहीं बनी और सर्फेक्टेंट नहीं बने, तो फिर लेट स्टेज में क्या होगा, लेट स्टेज और भी डेंजर है, लेट स्टेज बोलते हैं इसको। तो लास्ट में लेट स्टेज में क्या होगा, फाइब्रोटिक फॉर्मेशन हो जाएगी। लंग्स कैसे हो जाएंगे, फाइब्रोस्ट हो जाएंगे। और फाइब्रोस्ट लंग्स को हाइलेट मेम्ब्रेन डिसीज बोलते हैं, जिसी के अंदर हमने देखा था मोटल्ड ग्लास अपीयरेंस। एक्सरे के अंदर कैसा दिखाई देगा, मोटल्ड ग्लास अपीयरेंस। इसका मतलब है परमानेंट डिक्रीज साइज ऑफ लंग्स। लंग्स का साइज क्या होगा, परमानेंटली डिक्रीज हो जाएगा और हाइलेट मेम्ब्रेन डिसीज है वो डेवलप हो जाएगी लेट स्टेज में, रिकवरी नहीं हुई तो। ये होती है स्टेज ऑफ द ARDS या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ARDS। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे, दैट इज द मैनेजमेंट। किसकी बात करेंगे, मैनेजमेंट। स्टेज मोस्ट इंपोर्टेंट होता है मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट में से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेशन पढ़ा, सर्फेक्टेंट पढ़े, असेसमेंट, डायग्नोसिस, पैथोफिजियोलॉजी, स्टेज और मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 2 टाइप्स का मैनेजमेंट होगा। कितने टाइप्स का होगा मैनेजमेंट, मेनली 2 टाइप से देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों कैसे मिलेगा 2 टाइप से, यानी एक तो होगा इनिशियल मैनेजमेंट। कैसा होगा, इनिशियल मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। कैसा बोलेंगे, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट या इनिशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट होगा दैट इज द डेफिनेटिव मैनेजमेंट। कैसा होगा, डेफिनेटिव, परमानेंट। डेफिनेटिव का मतलब होता है परमानेंट मैनेजमेंट। देखिए इनिशियल मैनेजमेंट में जो स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, पर्सन को, जो बेबी है, पर्सन का मतलब यहाँ पर न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, न्यूबॉर्न की। आगे समझ में। तो न्यूबॉर्न के अंदर जैसे ही हमें दिखेगा तो क्या करेंगे, पर्सन को वार्म करेंगे। क्या करेंगे, वार्म करेंगे। दूसरा, रेस्ट में रखेंगे, क्योंकि रेस्ट में रखना जरूरी है, नहीं तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड को हमने क्या करना है, कम से कम करना है, तो रेस्ट में रखेंगे, वार्म करेंगे बेबी को। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, और क्या करेंगे, O2 थेरेपी देंगे। क्या देंगे, O2 थेरेपी। O2 थेरेपी कितना देते हैं इसके अंदर याद रखना, ह्यूमिडिफाइड 35 to 40% देते हैं। कितना देते हैं, 35 to 40% ह्यूमिडिफाइड एयर दी जाती है। किसके द्वारा देंगे इसको, CPAP के द्वारा। किसके द्वारा, CPAP के द्वारा। आगे समझ में। या फिर पीप के द्वारा दे सकते हैं। किसके द्वारा, पीप के द्वारा दे सकते हैं। क्लियर आगे बात समझ में, क्लियर है। पीप या CPAP हमेशा इनका लेवल क्या करना है, इंक्रीज करना है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा है जो प्रेशर डिक्रीज करना है, तो वो होता है वेज प्रेशर। कौन सा होता है, वेज प्रेशर। वेज प्रेशर को डिक्रीज रखना है, पीप और CPAP को क्या करना है, इंक्रीज करना है। जब पर्सन किस में होता है, ARDS में होता है। आगे बस समझ में। वेरी गुड, वार्म हो गया, रेस्ट हो गया, O2 थेरेपी, CPAP पे, वेज प्रेशर पे। क्लियर है। और इसके बाद में ये सब करने के बाद में बेबी सेट हो जाएगा। सेट नहीं होगा तो फिर हम किस पे आ जाएंगे, डेफिनेटिव मैनेजमेंट पे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो हमें करना है डेफिनेटिव मैनेजमेंट। कौन सा करना है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट। डेफिनेटिव मैनेजमेंट के अंदर बात करेंगे, यानी कि किसकी डेफिशिएंसी हुई थी, सर्फेक्टेंट की। तो इसका मतलब डेफिनेट है ना, तो जो डेफिशिएंसी जिसकी वजह से डिसीज हो रहा है उसी को हमने क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवा देना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करवाएंगे हम, इंट्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाएं किसके द्वारा, एंडोट्रेकियल के द्वारा। किसके द्वारा, एंडोट्रेकियल ट्यूब। यानी पर्सन को इंट्यूबेट करेंगे। इंट्यूबेट करने के बाद में ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डाल दिया। ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डालने के साथ साथ में वहीं पर क्या डाल देंगे अपन, सर्फेक्टेंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, सर्फेक्टेंट डाल देंगे। क्लियर आगे बात समझ में। तो ये क्या हो गया, परमानेंट मैनेजमेंट हो गया। अगर सर्फेक्टेंट के मैनेजमेंट के बाद में मैंने आपको बताया था, अगर कॉज की बात करते हैं या मोस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो एक तो मिलेगा जिसके अंदर क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज तो यही होता है कि सर्फेक्टेंट की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन मैंने आपको अच्छे से बताया कि क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो इनको स्टिमुलेट करते हैं। किसको, सर्फेक्टेंट के फॉर्मेशन को। तो ऐसी कोई भी मदर हो जिसके अंदर क्या हो, स्टेरॉयड हार्मोन की डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके अंदर ARDS देखने को मिलेगा। तो देखिएगा किसके अंदर, जैसे प्री टर्म कौन सा है, प्री टर्म बेबी के अंदर मिलेगा ये। नेक्स्ट डायबिटिक मदर बेबी, कैसा होगा, GDM बोलते हैं इसको, गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मदर होगा, क्योंकि गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मदर के अंदर क्या होता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो स्टेरॉयड हार्मोन क्या हो जाते हैं, फिर डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। तो ऐसे याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया जाएगा कि मोस्ट कॉमन मदर दैट बेबी हैव चांस ऑफ टू सफर फ्रॉम द ARDS, यानी ऐसी कौन सी मदर होगी जिसके अंदर क्या होगा, ARDS होने के चांसेस रहेंगे। ऑप्शन में देखिए HIV मदर, डायबिटिक मदर, आगे समझ में, या फिर पूछ सकते हैं हाइपोक्सिक मदर, या फिर ऑप्शन में डाल सकते हैं कोई और PIH की मदर, प्रेग्नेंट हाइपरटेंशन की मदर, इस तरीके से होगा। तो आपने याद रखना है सबसे मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलेगा किसके अंदर देखने को मिलता है, गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मदर। उनके अंदर जैसे ही इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा बेबी के अंदर, क्या करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए। तो कंपेंसेट करने के लिए इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो उसमें स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं, कम होंगे। जब स्टेरॉयड हार्मोन कम होंगे तो आपको पता है सर्फेक्टेंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि इसको स्टिमुलेट कौन करता है, सर्फेक्टेंट करते हैं। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो गया, एंडोटेकियल रूप से दे देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर हमने देना है तो फिर यहाँ पर क्या देंगे, स्टेरॉयड देंगे कि नहीं देंगे, तो इसका मतलब फिर अपन क्या देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस, यानी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द ARDS, तो दैट इज दी डेक्सामेथासोन, सॉरी बीटामेथासोन। क्या होता है, बीटामेथासोन। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है बीटामेथासोन। सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे तो दैट इज दी डेक्सामेथासोन। कौन सा होगा, डेक्सामेथासोन। दोनों के दोनों ही प्रिवेंशन के लिए मदर के अंदर दिए जाएंगे। किसके अंदर दिए जाएंगे, मदर को किस रूट से देते हैं, IM से। किस रूट से देते हैं, IM से देते हैं। और कितना डोज देते हैं, 12 mg। कितना देते हैं, 12 mg। और कितनी डोज देते हैं, 2 डोज। 2 डोज मतलब OD देंगे तो इसका मतलब 2 डे तक देते हैं। कितने दिन तक, 2 दिन तक देंगे। आगे समझ में, 1 डोज पर दे देंगे। और इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन होगा वो 24 आवर्स का होगा। कितने का होगा, 24 आवर्स का, क्योंकि एक दिन में 1 डोज दे रहे हैं तो इसका मतलब 12 mg डोज दे रहे हैं, 2 डेज तक डोज देंगे। आगे समझ में, तो इसका मतलब कितनी डोज दी हमने, टोटल 2 डोज। कितनी दी, 2 डोज। डिफरेंस कितना होगा, 24 आवर्स का। कितना होगा, 24 आवर्स का। डिफरेंस 24 आवर्स का क्यों होगा, क्योंकि बीटामेथासोन होता है या डेक्सामेथासोन होता है, इनका जो इफेक्ट आता है वो 24 आवर्स के बाद आता है। आफ्टर 24 आवर्स ये अपना एक्शन करना स्टार्ट करते हैं। आगे समझ में। और इसका मतलब है फिर ये कब तक, 48 आवर्स तक नॉर्मली इफेक्ट है वो अपना दिखा देते हैं। और कब तक रहेगा इनका इफेक्ट, 1 वीक तक। कितने तक, कब तक रहता है, 1 वीक या 7 डे। इनका इफेक्ट कितने दिन रहता है, 7 डेज रहता है। आगे समझ में। अब ये कई बार पूछा जाता है कि डिलीवरी और डोज के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, यानी मदर बेबी का डिलीवरी हो गया और डोज होगा किसका, डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन का, तो फिर उसमें डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो हमेशा याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बीटामेथासोन और डिलीवरी के बीच का डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डोज ऑफ बीटामेथासोन एंड डिलीवरी इज 48 आवर्स। कितना होता है, 48 आवर्स होता है। लिखिए, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट डोज। याद रखना, फर्स्ट डोज की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड की नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट डोज ऑफ स्टीरॉइड्स एंड